अपनी योसंग का फेयरिंग निकाल के गाड़ी चलाऊंगा, सो 101% उसको पूरा डिस्कम्फर्ट फील होगा एंड ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बट तभी भी कहीं ना कहीं फील होता है गाइस, जब भी हम टॉप स्पीड में भगाते हैं, मतलब जब भी मैं 172 175 पे होता हूँ तभी फील होता है कि अगर, और अभी भी लिटरली मैं चेक कर रहा था मतलब वीडियो बनाने के पहले, सो अभी भी यू कैन सी थोड़ा अगर कुछ भी सेंसर का काम होगा तो सर्विस सेंटर के अलावा आपको ऑप्शन, इसका प्रॉब्लम है, आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप योसंग लवर हो, आपको योसंग लेना है तो आपको ये प्रॉब्लम झेलना ही होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। Hello everyone, this is Jayesh. I hope people are riding safe and wearing helmet strap on. If not, then please do wear helmet while riding. और मुद्दे की बात करते हो, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग ने अपना लास्ट वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने अपने हवाई के बारे में, तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई कॉल इट हवाई प्यार से, दिस इज योसंग GT 250R। सो इसके बारे में मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स का वीडियो बनाया था। अगर कोई मेरे को यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिया है। सो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि इसके एडवांटेज मतलब अच्छे पॉइंट्स क्या है, एंड ये वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसे पॉइंट जो आपको सोचने में लगा देंगे कि गाड़ी लूँ या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि इसका टर्निंग रेडियस। सो बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट सब कैटेगरी के बाइक चला है, बट योसंग से कम टर्निंग रेडियस मैंने देखा नहीं। जैसे ZX टेनर का भी कम रेडियस है, बट ये कैसा मैं रोज़ चला तो मैं इसका प्रॉपरली आपको बता सकता हूँ। सो इफ़ आई शो यू फ्रॉम क्लोज, तो इसका टर्निंग रेडियस इतना कम है, देखो इतना करोगे तो ख़त्म, मतलब इतना ही लेफ्ट टर्न आप मार सकते हो और राइट टर्न इतना ही। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ जैसे आप इंडिया में लाइक मोस्ट ऑफ ट्रैफिक में बाइक चलते हैं तो वो टाइम पे आप भूल ही जाओ कि आप राइट लेफ्ट कर सकते हो या साइड से छोटी जगह से निकल सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप कहीं पे फंस गए जहाँ पे छोटा सा जगह है या फिर छोटा टर्निंग रेडियस है या फिर आगे पार्किंग में 2 गाड़ी है, तो वो पॉइंट में आपको बहुत तकलीफ आएगी, बिकॉज इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं पीछे भी करना चाहूँ तो मतलब बहुत टाइम लगता है। ऐसी बात नहीं कि कर नहीं पाते, बट बहुत टाइम लगता है। और अगर आपके साथ कोई हेल्प नहीं होगा तो ईजिली पीछे आगे होता है। बट अगर मैं आपको ना ओनरशिप रिव्यू जब मैं बनाऊंगा, अभी इसके बाद मैं मोस्टली और 2-4 वीडियो अपने हवाई के बारे में बनाऊंगा, और उसके बाद प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू, तो तभी थोड़ा मैं सिनेमैटिक वे में या फिर मेरे तरीके से आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अगर कोई नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रखना। अगर ये बाइक के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आपको अपने चैनल पे सब इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो जब मैं ओनरशिप रिव्यू बनाऊंगा अपने हवाई के बारे में तो वो थोड़ा वीडियो लंबा होगा और उसमें ओवरऑल सब कुछ बताऊंगा। बट मैंने आपको बता दिया टर्निंग रेडियस इसका बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। मतलब मैं बोल सकता हूँ अगर कोई चला रहा है ये बाइक और अगर ट्रैफिक में फंस गया तो मतलब कार का जगह लेता है पूरा, तो आपको मतलब ना बोलते हैं ना एकदम प्रॉपरली चलाना पड़ेगा। आप राइट लेफ्ट 220 या फिर नॉर्मल जो गाड़ी चलाते हैं वैसा नहीं चला सकते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट। सो गाइस, पॉजिटिव वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि बीइंग अ 250cc मोटरसाइकिल, इसका टॉप एंड मतलब टॉप स्पीड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट कंसिडरिंग दैट मैं बोल सकता हूँ इसका जो ट्रांसमिशन है मतलब गियर्स सिर्फ 5 है, बिकॉज अभी आप मोस्ट ऑफ बाइक्स देख सकते हो। जैसे अभी इंडियन मार्केट में बहुत सारे बाइक्स है, 150cc बाइक्स में भी आपको 6 गियर मिल जाते हैं, बट हवाई में मतलब अपनी योसंग में सिर्फ 5 गियर है। और अभी मतलब अभी तक जितने भी लेटेस्ट मॉडल भी आए ना योसंग में, सब में 5 गियर ही है। बट मैं वही मतलब दिल से लगता है कि भाई अगर 6 गियर होते ना बाइक में तो 200+ आराम से जाती थी। बट 5 गियर होते हुए भी मेरे को जरा भी रिग्रेट नहीं होता कहीं पे, बिकॉज इसका जो वाइब्रेशन है हाई स्पीड मतलब टॉप स्पीड में जरा भी फील नहीं होता है। एकदम स्मूथ बाइक है। 5th गियर पे लिटरली 180 टच करते हैं और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। बट तभी भी कहीं ना कहीं फील होता है गाइस, जब भी हम टॉप स्पीड में भगाते हैं, मतलब जब भी मैं 172 175 पे होता हूँ तभी फील होता है कि अगर और एक गियर भी होता तो भाई मतलब आराम से 189 180 या 190 आराम से क्रॉस करती थी। बट चलो वो कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट स्टिल मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ बाइक्स में अभी 6 गियर तो आते हैं, तो इसमें 5 गियर है। मोस्ट ऑफ लोगों को बात मालूम नहीं है, इसके लिए मैं मेंशन करना चाहूँगा। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, जो कि है इसका ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम। सो लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था व्हाट टू चेक बिफोर बाइंग योसंग, उसमें मैंने और केफ ने आपको क्लियरली बताया था कि योसंग का जो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा कॉमन और मेजर प्रॉब्लम है। अभी भी लिटरली मैं चेक कर रहा था मतलब वीडियो बनाने के पहले, सो अभी भी यू कैन सी थोड़ा बहुत ऑयल लीकेज हो रहा है, और मतलब एकदम माइनर है बट वो हो रहा है। सो ऑयल लीकेज का जो प्रॉब्लम है ना गाइज, इसका आई डोंट नो अभी कंपनी से तभी क्या प्रॉब्लम था। जितने भी योसंग मेरे नज़र में मैंने चला है सबका ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम, जैसे चेतन के पास है, अपना एक फ्रेंड है उसके पास भी है, और अपने आतिफ भाई है उनके पास भी है। तो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मैंने लिटरली मतलब जब से बाइक लिया 3 साल हो गए, ऑलमोस्ट 3 साल होने आए, तब से मेरे को लगता है 30-40 बार तो इसका ऑयल पैकिंग और वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व किया होगा। बट एवरी 2-3 मंथ या 4 मंथ में ये प्रॉब्लम आता ही है। वो केस में आपको जो इसका ऑयल पैकिंग बार बार चेंज करना पड़ता है, जिसका कॉस्ट है अराउंड 150, 200, 300, मतलब डिपेंड ऑन क्वालिटी, उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है। बट इसका प्रॉब्लम है, आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप योसंग लवर हो, आपको योसंग लेना है तो आपको ये प्रॉब्लम झेलना ही होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी बात करते हैं अपन 4th पॉइंट, जो कि इसका सर्विस सेंटर।
सो गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मेरा काम तो नॉर्मली केएफ भाई चेतन भाई करते हैं, मतलब लोकल गैराज में ही होता है। सो गाइस अगर आप कोई KTM ओनर हो या बजाज का कोई भी बाइक या फिर यामाहा का या फिर सुजुकी का अगर आप बाइक ओन करते हो तो आपको मालूम है बेसिकली आपके आसपास मतलब 4-5 या 10 किलोमीटर या एटलीस्ट 20 किलोमीटर के रेडियस में आपको एक सर्विस सेंटर मिल जाएगा। बट ट्रस्ट मी और डोंट, मुंबई में योसंग का सिर्फ ऑफिशियल 2 सर्विस सेंटर है, तो उसमें से भी एक का मेरे को प्रॉपरली अपडेट नहीं है। एक का अपडेट है जो कि मेरे नियर बाय है, मुलुंड में ही है, मतलब मेरे घर से जस्ट 5 किलोमीटर है। तो जब मैंने गाड़ी लिया था तभी स्टार्टिंग में 2 बार मैंने सर्विस सेंटर में दिया था और तभी बहुत मेजर प्रॉब्लम था, इसके लिए मैंने सर्विस सेंटर में दिया था। उसके बाद तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया मेरा बाइक का सर्विस केएफ करता है या फिर चेतन, सो अपना लोकल में ही सब कर देते हैं। बट अगर कुछ भी सेंसर का काम होगा तो सर्विस सेंटर के अलावा आपको ऑप्शन नहीं है, जैसे सेंसर हो गया या फिर ECU हो गया। तो ECU ऐसे बहुत कम जो ने जो इसका रिपेयर करते हैं, जिसमें से अपने चेतन भाई है, केएफ भाई है, जाहूर भाई है। सो वो लोग ने भी अभी जस्ट एक चैनल स्टार्ट किया जहाँ पे वो आपको सब टेक्निकल नॉलेज देते हैं। तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, उनके चैनल का लिंक मैंने दिया है। बट मैं यही बताना चाहता हूँ इसका सर्विस सेंटर बहुत कम है। जैसे मेरे फ्रेंड है फ्रॉम बनारस शुभम भाई जिनका GT 650 है, राजस्थान से भी अपने 2-3 फ्रेंड है जो अपने वीडियोस देखते हो जिनके पास योसंग ऑलरेडी है। सो शुभम भाई फ्रॉम बनारस जिनके पास GT 650 है ब्लैक कलर का, वो अपने एकदम टच में रहते हैं, बात होता है। तो उनका ECU का प्रॉब्लम हुआ है, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर ही स्ट्रगलिंग टू गेट इज बाइक प्रॉपरली डन, बट नहीं हो पा रहा है। उनका जो सर्विस सेंटर है योसंग का वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ से सीधा दिल्ली जाना पड़ेगा या फिर मुंबई आना पड़ेगा। सो वो बात है। बट उनकी बाइक अभी जल्दी मुंबई में आने वाली है, अपने जहूर भाई, चेतन भाई या केएफ भाई जो भी है वो लोग रिपेयर करेंगे, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है, ECU उनका खराब हो चुका है। सो अपन कुछ तो जुगाड़ करेंगे। सो वही बात है गाइस, अगर कोई देख रहा है जिनका ECU का प्रॉब्लम हुआ है या फिर योसंग का कुछ भी मेजर प्रॉब्लम हुआ है, सीधा अपने को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों के चैनल के और इंस्टाग्राम लिंक दिए। सो वो लोग को कांटेक्ट करो भाई, कुछ भी प्रॉब्लम होगा योसंग का अपन इजीली सॉल्व कर देंगे। अगर नहीं भी हो कोई ऑप्शन तो भी आपको नाराज नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपने योसंग का काम करके देंगे, बिकॉज योसंग अपने पास बहुत टाइम से। सो ये लोग एकदम अच्छे से डीप में जानते हैं सब इन्फॉर्मेशन योसंग के बारे में। बट वो मुद्दे की अगर मैं बात करूँ तो इसका सर्विस सेंटर का फ्रीक्वेंसी या फिर सर्विस सेंटर बहुत ज़्यादा कम है। सो अगर कोई भी गाड़ी ले रहा है दूसरे कोई स्टेट से तो आप गूगल कर सकते हो, आपके आसपास में मुश्किल से 1, 2 या 3 सर्विस सेंटर मिलेंगे। तो अभी बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में, जो कि इसके पार्ट्स के बारे में। सो पार्ट्स योसंग का बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मोस्ट ऑफ टाइम अवेलेबल नहीं होते। मेरे टच में लिटरली 5-6 जन है जिनका पार्ट्स के वजह से गाड़ी खड़ी है। अभी कोविड की वजह से जितने पार्ट्स मिलते हैं उतने भी थोड़े प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे, बिकॉज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। बट अगर आप कंपनी में भी जाते हो कि अगर आपको कोई पार्ट चाहिए, जैसे चेन स्प्रॉकेट हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया या जो भी मतलब बोलते हैं ना सस्पेंशन हो गया, जो पार्ट्स नॉर्मली कहीं पे नहीं मिलता है, तो वो लोग भी आपको 2-3 लिटरली 4 महीने का वेटिंग पीरियड देंगे। और ECU का अगर आप पूछोगे तो मोस्ट ऑफ आपको सर्विस सेंटर वाले नो जवाब देंगे। मोस्ट ऑफ आई एम नॉट कमिटिंग एनीथिंग। सो आप बात कर सकते हो आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड जैसे अपने फ्रेंड है अल्तमश भाई जहाँ से मैं पार्ट्स लेता हूँ मोस्ट ऑफ, अगर आपको कुछ भी पार्ट चाहिए तो आप मेरे को DM करो या फिर अल्तमश भाई का इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बट मुद्दा वो है कि इसका पार्ट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे शुभम भाई का मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, तो उनके बाइक का ECU का 1 साल से प्रॉब्लम चालू है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। हम लोग ने उनसे बात किया है गाड़ी इधर भेजने का, मतलब गाड़ी यहाँ पे लाने का। सो जल्दी वो हो जाएगा तो आपको मैं बताऊंगा, जो भी अपडेट होगा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, आपको एकदम क्विक अपडेट देता रहता हूँ मैं वहाँ पे। यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इंस्टाग्राम का JP12Biz। सो ये इसका 5th पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 6th पॉइंट, जो कि इसका हीटिंग प्रॉब्लम। सो मैंने इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी बनाया जो कि आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2-3 किलोमीटर भी अगर आप इसको ट्रैफिक में चला दोगे ना तो मतलब बाइक ख़त्म है। बिकॉज इसका जो इंजन है एयर कूल्ड इंजन है। नॉर्मली जैसे आप कोई भी इंडियन बाइक ले लो, जैसे 220, पल्सर NS 200, RS 200, KTM, उसमें लाइक लिक्विड कूलिंग है। बट योसंग का यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एयर कूल्ड इंजन है। मतलब जो लोग को नहीं समझते वो लोग को बता देता हूँ। जैसे कोई भी गाड़ी आप लॉन्ग डिस्टेंस चलाते हो या फिर ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज़्यादा देर चलाते हो तो गाड़ी एकदम ज़्यादा हीट हो जाती है। एंड उसमें अलग अलग सिस्टम होते हैं कि आपकी हीट को डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे एयर कूल्ड होता है, ऑयल कूल होता है, लिक्विड कूल। सो सबसे जो बेसिक होता है वो एयर कूल्ड। उसका मतलब क्या होता है, मतलब जैसा सामने से हवा आएगा वैसा हीट डाइवर्ट होगा। सो इसका जो एक बड़ा प्रॉब्लम है वही है कि अगर आप 60-70 की स्पीड में कंटिन्यूस गाड़ी चलाओगे तो अच्छे से हीट डाइवर्ट कर पाता है। बट अगर आप कहीं पे खड़े हो गए, जैसे 5-10 की स्पीड में कंटिन्यू चला रहे हो, जैसे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, तो वो टाइम पे इतना ज़्यादा हीट हो जाता है गाड़ी। आप एग्जांपल के लिए वो वीडियो देख लो, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा हीट हो जाता है। लिटरली मतलब जब भी आप चलाते हो ट्रैफिक में ना, तो ये पार्ट पूरा बोलते हैं ना, इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि आप मतलब आई कैन से आप बेयर ही नहीं कर पाओगे, आप गाड़ी छोड़ दोगे। एंड बहुत लोग, मैंने बहुत वीडियोस देखे यूट्यूब पे, ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, तो ये आप जो गैप देख रहे हो ना टैंक के और ये चेसी के बीच में जो गैप है, सो इसको बोलते हैं कि लाइक नेगेटिव पॉइंट है, इसका स्ट्रक्चर बराबर नहीं है, कंपनी का फॉल्ट है, ये गैप रखा है। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये मेंशन करना भूल गया पॉजिटिव पॉइंट में।
तो ये योसोंग का पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज इंजन मतलब जो इंजन है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और ये जो पार्ट वो लोग ने ओपन रखा है ये हीट डिसिपेशन के लिए ओपन रखा है। सो ज़्यादा हीट होने के बाद जो एयर है यहाँ से रिलीज़ होती है या फिर आगे से, तो ये इंटेंशनली ओपन रखा गया है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 4-5 वीडियो मैंने देखे यूट्यूब पे, वो लोग ऐसा क्लियरली बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है या योसोंग की तरफ से गलती हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये इंटेंशनली बनाया गया, इतना कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, वो भी इतनी बड़ी कंपनी। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया। बट मुद्दे की बात करते हैं, इसका हीटिंग का जो इशू है बहुत ज़्यादा मेजर है, बिकॉज आई थिंक अगर ट्रैफिक में आप 10 किलोमीटर भी चला दोगे ना, उसके बाद गाड़ी बंद हो जाएगी एंड यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 15-20 मिनट्स की गाड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद आप वापस स्टार्ट करो। मैं रोज़ इसको रात को 10-15 मिनट चलाता हूँ, लाइक इंजन गर्म होने के लिए या फिर बैटरी ख़राब ना हो उसके लिए। वो टाइम पे भी 10-15 मिनट में भी इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, बिकॉज कम स्पीड में चला दो 10-15 की स्पीड में। सो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। सो अगर कोई भी ले रहा है गाड़ी, तो मैं बताना चाहूँगा भाई, आप ये सिटी यूज़ के लिए गाड़ी नहीं ले सकते। जैसे आप हाईवे राइड्स करते हो, संडे राइड्स करते हो, या फिर कभी कभी सैटरडे संडे वीकेंड्स में गाड़ी निकालते हो तो अच्छी है, बट सिटी में आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या फिर डेली यूज़ के लिए गाड़ी नहीं है, बिकॉज इसका हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 7th पॉइंट, जो कि इसका हेडलाइट। सो गाइज, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसका हेडलाइट एकदम पुअर है, बट येस, अगर आप रात को राइड करते हो तो जितना आपको लाइट चाहिए उतना नहीं मिलता है। इसका डिपर लाइट की मैं बात करूँ तो ठीक है, मतलब फेयर इनफ, बट अगर आप अपर करते हो मतलब दूर के लिए, तो उसका फ्रीक्वेंसी रेडियस इतना अच्छा नहीं है। बट अपन जल्दी अपने हवाई पे एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने वाले हैं। अभी वो कहाँ पे लगेंगे वो पोजीशन में आपको वो वीडियो में बताऊंगा। केव भाई से थोड़े दिन पहले बात भी हुआ, सो उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ये अपन हेडलाइट का जो इशू है अपन रिजॉल्व कर देंगे। बट येस, इसका जो हेडलाइट है इज़ नॉट दैट ग्रेट, आपको चेंज करना पड़ेगा या फिर एटलीस्ट आपको एक्स्ट्रा लाइट लगाना पड़ेगा। सो अभी बात करते हैं 8 पॉइंट के बारे में, जो कि इसका साउंड। सो इसका स्ट्रक्चर देख के या फिर इसका लुक देख के मैं बोल सकता हूँ, बहुत लोग को लगता है इसका साउंड 4 सिलेंडर जैसा होगा। अभी जो लोग को नॉलेज है वो लोग को मालूम है कि इसका साउंड ठीक ठाक है, बिकॉज इसका इंजन जो है वो पैरेलल ट्विन या फिर इनलाइन 3 या फिर इनलाइन 4 नहीं है, इसका वी ट्विन इंजन है, इसके लिए इसका साउंड जो है बहुत अलग आता है। सो मैं बताना चाहूँगा, पहले आपको साउंड सुना देता हूँ। तो इसका साउंड आप सुन सकते हो। अभी जैसे मैंने रेव नहीं किया, अभी आई कैन एग्री दैट कि इसका साउंड जो है हैवी आ रहा है, बट इसके जगह अगर बेनेली 302R 300 या फिर कोई अलग बाइक होती जिसमें पैरेलल ट्विन इंजन है या फिर इनलाइन 3 इनलाइन 4 है, तो आपको मालूम है साउंड क्या आता था। तो मैं आपको अभी थोड़ा रेव करके बताता हूँ, आप देख लो साउंड। तो आप सुन सकते हो लाइक इसका साउंड जो है यस हैवी आ रहा है, बट अगर आप कंपेयर करोगे बेनेली 302 से तो इतना अच्छा नहीं है। और इसका लुक देख के सबको लगता है इसका साउंड एकदम एपिक होगा। इसका जो इंजन है वी ट्विन इंजन है, और फ्यूचर में मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें आपको प्रॉपरली मतलब टेक्निकली बताऊंगा कि इसका साउंड बाकी इनलाइन 4 या फिर पैरेलल ट्विन इंजन से अलग क्यों आता है। बाकी मैंने आपको बता दिया इसका साउंड इतना अच्छा नहीं है जितना आपको लगता है लुक के हिसाब से। बाकी गाड़ी तो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव पॉइंट में सब कुछ बता दिया कि गाड़ी क्यों अच्छी है। नहीं देखा तो वापस रिपीट करो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक दिया है। सो अभी बात करते हैं अपन 8 पॉइंट के बारे में, जो कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस गाइस। तो अगर मैं बताना चाहूँ लाइक बीइंग अ स्पोर्ट्स बाइक, दूसरे कोई स्पोर्ट्स बाइक से मैं कंपेयर करूँ ना, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा ज़्यादा है। अभी नंबर्स में बताना चाहूँ तो 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर मैं हाथ रखूँ तो देखो, मतलब अगर ऐसा भी हाथ रखूँ तो प्रॉपरली नहीं जा रहा है। सो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm है और बहुत ज़्यादा कम है। सो मैं अगर बात करूँ तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस का प्रॉब्लम इंडिया में बहुत आएगा, बिकॉज आपको मालूम है हर एक जगह पे स्पीड ब्रेकर्स है। एंड अगर ऐसा कोई बड़ा वाला स्पीड ब्रेकर होगा, लाइक लंबा वाला होता है ना, तो उसमें आपको नहीं समझेगा। बट अगर ऐसा कोई बम्पी स्पीड ब्रेकर होता है, मतलब जगह पे थोड़ा ज़्यादा हाइट होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे साइड में एक फोटो लगा था उस दिन मैंने और कुलाल ने लिया था, जहाँ पे आप देखो मतलब लिटरली इतना डिस्टेंस बाकी है नीचे टच होने के लिए, और स्पीड ब्रेकर आप देख सकते हो ऐसा वाला था। वो एक बात है गाइस, अगर कोई पीछे हैवी वेट वाला बैठा रहेगा 101% हर एक स्पीड ब्रेकर पे आपका गाड़ी टच होगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा स्लो लेता हूँ, बिकॉज मेरे को मालूम है लाइक हर एक स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी नीचे टच होती है। अगर मैं सिंगल रहूँगा तो वो टाइम पे नहीं होती है, बट अगर पीछे कोई रहेगा तो हर एक स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी टच होती है। एंड यस, आपको ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये ज़्यादा नीचे टच हो गया तो ब्रेक होने के चांसेस है। और फेयरिंग को कुछ हुआ तो ऑलमोस्ट पूरा नया फेयरिंग आता है 75 to 80,000, तो बहुत लंबा खर्चा हो जाए। अभी बात करते हैं अपन लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि इसका कंफर्टनेस। तो मैं बोल सकता हूँ इंडिया में सबसे बड़ा मुद्दा है कंफर्ट, बिकॉज अगर आपको इमरजेंसी में कहीं पे भी पेरेंट्स के साथ या फिर फैमिली रिलेटिव्स के साथ जाना होगा तो 101% आप फंस जाओगे, बिकॉज कोई भी फैमिली मेम्बर या पेरेंट्स रिस्क नहीं लेगा ये बाइक के पीछे बैठने की, बिकॉज इसका सीट हाइट बहुत ज़्यादा अलग है। R15 से भी थोड़ा सा अलग है, हाइट नहीं है बट थोड़ा सा पोजिशनिंग अलग है। मेरी मॉम तो बहुत टाइम बैठी है, बिकॉज मेरे मॉम का हैबिट हो गया मेरे साथ बैठ के। बट अगर मैं जनरली बात करूँ
तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप 101% बोल सकता हूँ गाली खाओगे, बिकॉज एज आई सेड इसका सीट पोजिशनिंग बहुत अलग है। एज अ राइडर भी अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट टाइम जब मैंने गाड़ी चलाया था तो लिटरली पूरा बेंड होना है, एग्रेसिव, एंड आपको लाइक पैर भी बेंड करना पड़ता है। तो ये पूरा स्पोर्ट्स वाला पोजीशन हो जाता है एंड आपको हर टाइम आप चलाओगे तो पेन ही होगा। बट अभी 3-4 साल से कंटिन्यू चला रहा हूँ ह्योसंग या फिर ऐसे एग्रेसिव पोजीशन वाले बाइक, तो ज़रा भी फील नहीं होता पेन। बट ये अगर मुद्दे की बात आती है, अगर कोई नया चलाएगा तो 101% उसको पूरा डिस्कम्फर्ट फील होगा, एंड ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जब गाड़ी चलाओगे या फिर आपके पेरेंट्स पीछे बैठेंगे तो आप मेरे को बताना कि मैं सही बोल रहा है या गलत। सो गाइज ये थे 10 नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट आवर ह्योसंग। इसके अलावा और 2-4 पॉइंट है मेरे दिमाग में, बट वो मैं ओनरशिप रिव्यू में आपको अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ सकेगी कि मेरे को क्या कहना है। सो इसके अलावा गाइज आपको ह्योसंग पे कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। एंड एज आई सेड लास्ट वीडियो में अपन ह्योसंग पे सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने पहले ही लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ह्योसंग की सब वीडियोस मिलेंगे। सो अगर कोई नया है तो गो चेकआउट। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा। इसके अलावा ह्योसंग पे कुछ भी आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड एज आई सेड ह्योसंग पे अपन एक सीरीज ही बना रहे, तो इसके बाद आपको और ह्योसंग पे पर्टिकुलर वीडियोस मिलने वाले, जैसे इसका एग्जॉस्ट नोट का वीडियो या फिर विच इज़ द बेस्ट एग्जॉस्ट फॉर ह्योसंग, स्पीडोमीटर के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और एक कंटेंट होगा जहाँ पे मैं अपनी ह्योसंग का फेयरिंग निकाल के गाड़ी चलाऊंगा। सो राइडिंग ह्योसंग विदाउट फेयरिंग, वो एक कंटेंट होगा। तो कोई भी अगर ह्योसंग लवर या फिर ह्योसंग में जिसको इंटरेस्ट है, कोई देख रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो शेयर जरूर करना। वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू 4000 सब्सक्राइबर, सो प्लीज सब्सक्राइब। मिलता है कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यस अपने चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। एंड यस गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप ह्योसंग येतात का मग बोल ना यार, मला का बोल ना, तोंडा नहीं बोल ब्रो। लाइक लिटरली हर एक स्पीड ब्रेकर में, मतलब अगर कोई ऐसा बड़ा वाला स्पीड ब्रेकर होगा तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको समझ में आए। अगर ऐसा कोई नुसतं ॲम्ब्युलन्स हा मेन हायवे आहे ना भाई, हा डायरेक्ट नाशिक, हा डायरेक्ट ठाणे, तर दुसरा कुठला रोडच नाही, इथूनच पास व्हायला लागतं। आणि किंवा आपल्या इथून पण, आपल्या इथून ट्रॅफिक आहे। आणि अगर बघायला गेलं तर आपला यूट्यूब चॅनल आहे। चल रे भाई क्या बोल रहा हूँ, तो बघ गेलं तर आपलं यूट्यूब चॅनल है। सो जल्दी अपन अपने हवाई पे जल्दी अपन अपने हवाई पे एक्स्ट्रा लैम्प्स या फिर एक्स्ट्रा बाइक पे बस वाले। सो कोई भी ह्योसंग लवर या कोई भी ह्योसंग लवर या फिर ये संडे राइड्स, लॉन्ग राइड्स या संडे राइड्स, लॉन्ग राइड्स, हाईवे राइड्स, संडे राइड्स या लॉन्ग राइड्स के लिए सब नहीं ले सकते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ